नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपकी अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ये है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। अब यहाँ में दिन दो बार उल्लेख है, रविवार और दिन, इसलिए ये कथन गलत है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये कथन सही है। आगे देख लेते हैं, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, ये भी गलत है। और मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा, ये भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है? एक तत्सम शब्द होता है, तत्सम शब्द, और दूसरा होता है तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उनका रूप परिवर्तित करके हिंदी में बोले जाते हैं या प्रयोग होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे विकार, विकार तत्सम शब्द है, विकार का तद्भव होगा बिगाड़। दंड, दंड तत्सम शब्द है, दंड का तद्भव होगा डंडा। कोकिला, कोकिला तत्सम शब्द है और कोकिला का तद्भव होगा कोयल। नींद, नींद तद्भव शब्द है, नींद का तत्सम होगा निद्रा, निद्रा। तो वो पूछ रहा है कौन सा इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो नींद तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मलबे का मालिक कहानीकार के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव या मोहन राकेश? तो मोहन राकेश मलबे का मालिक कहानीकार के लेखक, जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। आसान काम का मुहावरा होगा कि बाएं हाथ का खेल? जो आसान काम है, इसका मुहावरा बाएं हाथ का खेल होगा। हरियाली छाना यानी आंखों में सरसों उगना, ये हरियाली छाना का मुहावरा होगा। खुश होना यानी कि बाग बाग होना, मुहावरे का अर्थ है खुश होना। ऑप्शन सी सही। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वधू उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? देखिए, संधि तीन प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि उस संधि को कहते हैं जिसमें स्वर से स्वर का मेल होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब स्वर संधि जो है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। जैसे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि,
यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। अयाधि, ये स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। यहां दिया है कि वधु उत्सव, वधु उत्सव में दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। अब देखिए, दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी इर्री यदि किसी संधि शब्द के मध्य में, यदि किसी संधि शब्द के मध्य में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और बड़ी इर्री की मात्रा आ जाए तो उसमें दीर्घ स्वर संधि होता है। और जो दीर्घ स्वर संधि होता है ये इसमें दीर्घ ही अक्षर आते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी इर्री, ये दीर्घ ही तो अक्षर हैं। इसीलिए जो वधु उत्सव है तो वधु उत्सव का संधि विच्छेद वधु धन उत्सव होगा, उत्सव होगा। अब वधु से यहां से बड़ा ऊ निकल कर आएगा और उत्सव से छोटा ऊ निकल कर आएगा, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। अब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी इर्री ये कैसे बनते हैं इसे जान लेते हैं। जैसे छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा आ या बड़ा आ, ये हो जाएगा बड़ा आ। छोटी ई या बड़ी ई को जोड़ेंगे फिर छोटी ई या बड़ी ई से, तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ बराबर होगा बड़ा ऊ। यहां पर होगा इर्री प्लस इर्री बराबर बड़ी इर्री। अब यहां पर देखिए कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी इर्री यदि इनकी मात्राएं किसी संधि शब्द के मध्य में आ जाएं तो उसमें दीर्घ स्वर संधि होगा। अब यहां पर देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ इन दोनों मिले हैं तो बड़ा ऊ बना है, तो ये वाला नियम लागू होता है। तो इस प्रकार से वधु उत्सव ये संधि विच्छेद सही है, ऑप्शन सी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। पक्षपाती, पक्षपाती के मतलब होता है कि पक्षपात करने वाला व्यक्ति, यानी कि किसी एक पक्ष का समर्थन करने वाला व्यक्ति पक्षपाती कहते हैं। विपक्षी यानी कि विरोध के पक्ष में जो होता है उसे विपक्षी कहते हैं। द्विपक्षी यानी कि जो दोनों पक्षों में होता है, यानी कि जिसका संबंध दोनों पक्षों से होता है उसे द्विपक्षी कहते हैं। ये पूछ रहा है कि विरोधी पक्ष वाक्यांश के लिए एक कौन सा शब्द है, तो विपक्षी है, यानी कि विरोध पक्ष में रहने वाला विपक्षी होता है। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निंदा का विलोम शब्द है स्तुति, स्तुति का विलोम निंदा होता है। राग शब्द का विलोम विराग होता है। द्वेष का विलोम राग होता है या प्रीति होता है, प्रीति प्रेम वाला प्रीति। सम्मान का विलोम अपमान होता है, अपमान। तो इस हिसाब से ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। रोशनी, रोशनी का पर्यायवाची शब्द है उजाला, प्रकाश,
उजाला, प्रकाश, रोशनी, ये रोशनी के पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्र, चंद्र का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा, तारापति, इंदु, राकेश, ये चंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। रेखा का पर्यायवाची शब्द है श्रेणी, क्रम, लाइन, ये रेखा के पर्यायवाची शब्द हैं। ये पूछ रहा है कि मार्तंड, अर्क, अंशुमाली किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निशिचर, दानव, दनुज, राक्षस, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? असुर के। यानी कि निश्चर, दनुज, राक्षस, दानव, असुर, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? असुर के। और जो महाकाय है ये गणेश, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। ये गणेश का पर्यायवाची शब्द है। गणेश, एक दंत, महाकाय, एक दंत, ये सब गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहा जाता है? वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। यानी कि जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। करण, कार्य जिस साधन के माध्यम से किया जाता है, कार्य जिस साधन के माध्यम से किया जाता है उसे करण कहते हैं। और क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और कोई कार्य हुआ है या नहीं हुआ है ये चीज क्रिया व्यक्त करती है। कार्य का होना या ना होना ये कौन बताता है? क्रिया बताती है। तो ये पूछ रहा है काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। यह है कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। अगला है वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूं। फिर अगला है कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। अब देखिए यहां पर पहचानना बहुत सरल है। हम ये जान लें कि कैसे, क्या और क्या ये सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं। अब जिसमें प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। और प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। लेकिन यहाँ तीनों में विराम चिन्ह लगा हुआ है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ये तीनों गलत हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह किसमें लगा है? ये ऑप्शन में, इसलिए ये सही है। ये वाक्य सही है कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पर लिखा है अभिषेक, फिर डॉट 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 घर चला गया। ये ऑप्शन कहता है किसके। किसके क्या है? किसके एक प्रश्नवाचक शब्द है। और जहां प्रश्नवाचक शब्द लगेगा उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है उस वाक्य के अंत में। तो लिखा है कि अभिषेक किसके घर चला गया। अगर जो यहाँ किसके रखा जाएगा तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूर्ण विराम है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी को देख लेते हैं। अभिषेक अपने आप घर चला गया।
तो ये जो बी ऑप्शन है ये अपने आप में सटीक बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। इसको भी देख लेते हैं कि अभिषेक इस घर चला गया। देखिए इस और उस, इन दोनों को आप देखेंगे तो ये सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और सर्वनाम और संज्ञा एक साथ प्रयोग नहीं हो सकती। जो अभिषेक है ये संज्ञा है और जो ये दोनों हैं ये सर्वनाम है, और संज्ञा और सर्वनाम कभी एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए ये दोनों नहीं होंगे। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। कर्ता काम को करने वाला होता है और कर्ता जिस साधन से कार्य को करता है उसे करण कहते हैं। और अपादान, अपादान क्या होता है कि अपादान अलग होने को प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है। आगे चलते हैं, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है, यानी कि किसमें अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। देखिए कारक 8 प्रकार के होते हैं, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान, अपादान से अलग होने के अर्थ में, से अलग होना, संबंध, संबंध में का, की, रे आता है। फिर आता है अधिकरण, अधिकरण में पर, पे, पर पे आता है। फिर लास्ट में आता है संबोधन, संबोधन, संबोधन में आता है हे, रे, अरे। ये 8 प्रकार के कारक हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 कारक हैं। और यहाँ पर कारक चिन्ह है, जैसे कर्ता का कारक चिन्ह ने है, कर्म का कारक चिन्ह को है, करण का कारक चिन्ह से के द्वारा है, संप्रदान का कारक चिन्ह के लिए है, अपादान का कारक चिन्ह से अलग होने के अर्थ में है, संबंध का कारक चिन्ह का, की, रे है, अधिकरण का कारक चिन्ह में, पर, पे है, और संबोधन का कारक चिन्ह हे, रे, अरे है। और इसमें है अपादान कारक, तो अपादान कारक का चिन्ह क्या है, से अलग होने के अर्थ में। तो से अलग होने के अर्थ में किसमें है, देखो यहाँ है श्याम का घर। अब ये का किसका, किसको बता रहा है, संबंध को बता रहा है, संबंध को। यहाँ पर देखिए संबंध में है का, की, रे, तो पहला संबंध कारक को बता रहा है। दूसरा है पेड़ से गिर पड़ा। अब से अलग होने के अर्थ में किसमें है, अपादान में है, तो पेड़ से गिर पड़ा, यानी कि पेड़ से कोई लड़का या कोई फल या कोई वस्तु गिरी तो पेड़ से वो अलग हो रहा है ना, या पत्ते गिरे या टहनी गिरी तो पेड़ से अलग हो रहा है। तो यहाँ जो से है ये अलग होने के अर्थ में है, इसीलिए पेड़ से गिरा में अपादान कारक है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। इस आत्मकथा के लेखक कौन है, भा से भंगी, भा से भगवान दास। भगवान दास भंगी आत्मकथा के लेखक। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर स्मृति सम्मान प्रदान किया गया।
इनकी रचना है तीसरा रूख। तीसरा रूख के लिए इनको देवी शंकर स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। कब? 1996 ईस्वी में। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी रचना के लिए देवी शंकर स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। कब? 1996 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये जो विचार का अनंत, तीसरा रुख, संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध, अथक कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, ये सभी रचनाएं पुरुषोत्तम अग्रवाल की हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तो सूत्र तत्सम शब्द है और सूत तद्भव शब्द है, मतलब इस तरफ तत्सम है और इस तरफ तद्भव शब्द है। तो सूत्र का तद्भव सूत होता है, ये बात सही है। हस्त का तद्भव हाथ होता है, ये भी बात सही है। चक्र का तद्भव गोला, चक्र का तद्भव गोला नहीं होता है, या तो चाक होता है या तो चक्कर होता है, चक्कर। ग्राहक का तद्भव गाहक होता है। तो ऑप्शन सी सही है। कौन पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, जो ये रचना है रुकोगी नहीं राधिका, ये मृदुला गर्ग द्वारा रचना नहीं है। जो इसकी रचना की है वो ऊषम प्रियमवदा ने की है। उषा प्रियमवदा ने रुकोगी नहीं राधिका की रचना की है। और उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, ये तीनों रचनाएं मृदुला गर्ग की हैं। और रुकोगी नहीं राधिका ये उषा प्रियमवदा की रचना है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? ये पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। विद्वान, सुधी, मनीषी, बुद्ध, ये सभी पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार ऑप्शन ये सही है। धनी का पर्यायवाची शब्द होगा धन वाला, महाजन, धन वाला, महाजन, पूंजीपति, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? धनी के। पति का पर्यायवाची जो शब्द है स्वामी, प्राणेश्वर, प्राणनाथ, ये सब पति के पर्यायवाची शब्द हैं। गुरु का पर्यायवाची है शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, ये गुरु के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अवधी बोली का अन्य नाम है। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसनी, यहाँ पर कोसली है यानी कि ला है। जो कोसली है, कोसली अवधी बोली का नाम है। बनाफरी बुंदेली भाषा का नाम, बुंदेली बोली का नाम, बुंदेली। मधेसी स्थानीय नाम किसका है? भोजपुरी का। पूछ रहा है अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो अवधी बोली का अन्य नाम कोसली है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया कागज नाव की रचना के लिए। कागज नाव की रचना के लिए, कागज नाव की रचना के लिए। लीलाधर जगूड़ी को 2018 में व्यास सम्मान दिया गया है। ममता कालिया को 2017 में व्यास सम्मान दिया गया है। और
नरेंद्र कोहली को 2012 में व्यास सम्मान दिया गया है। इस प्रकार 2019 का पूछ रहा है तो ऑप्शन ये सही है, नासिरा शर्मा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ये तत्सम शब्द पूछ रहा है। उज्ज्वल तत्सम शब्द है। उज्ज्वल का तद्भव होता है उजला। इकट्ठा तद्भव शब्द है। इकट्ठा का तत्सम होता है एकत्र। कमल तद्भव शब्द है। कमल का तत्सम होता है कमल। उपरोक्त का जो तत्सम शब्द है वो होता है उपर्युक्त। वो पूछ रहा है कि तत्सम शब्द कौन है? ऑप्शन ये उज्ज्वल तत्सम शब्द है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 ईस्वी में हुई थी और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी को माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। इनकी रचना है हिम तरंगिणी। तो हिम तरंगिणी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषाएं संविधान वाली और 2 भाषाएं, एक है अंग्रेजी भाषा में और दूसरा राजस्थानी भाषा में। इस प्रकार इन्हें 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 1962 ईस्वी में किसी भी व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी, इनको प्रेमघन कहते हैं। प्रेमघन कहते हैं। दूसरा है ठाकुर जगमोहन सिंह और तीसरे हैं अंबिका दत्त। ये जो तीनों राइटर हैं, यानी कि तीनों जो कवि हैं, ये भारतेंदु युग के हैं और श्रीधर पाठक जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग के कवि हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है लोकोक्तियां और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प का मिलान कीजिए। पहला है कि चित भी मेरी और पट भी मेरा, दोनों ओर से लाभ, यानी कि ये एक में मिलेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये भी अपराधी भयभीत रहता है, ये भी सही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों पर देना, ये भी बात सही है। नेकी कर दरिया में डाल, इसका मतलब हुआ भला करके भूल जाना चाहिए, ये भी सही है। इसमें यहाँ पर कूट था जो स्किप हो गया है, तो ये सामने वाले इनका मिलान जो होगा सभी इनके सामने ही होगा। इस प्रकार ये प्रश्न सही है। अब आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास हेल्पफुल लगी हो, मज़ेदार लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अपडेट मिलता रहे, और इसके साथ शेयर, कमेंट और लाइक भी कीजिए ताकि समय से चीज़ें आपको प्रोवाइड होती रहें। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।